जय हिंद साथियों, मैं सुभाष। 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है 18 दिसंबर से, वो एक एक बात आप लोगों को पता है। उन चीज़ों को यहाँ रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 दिसंबर से गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन चल रहा है। अभी भी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हम 19 दिसंबर को इस आंदोलन में जुड़े थे और तब से अभी तक जुड़े हुए हैं। इसी कारण से आप लोग देख रहे होंगे कि इस बीच में मेरा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि आप आंदोलन में जुड़ते हैं तो आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिल पाता है। और मैंने महसूस किया है इन दिनों में कि आंदोलन करना इस धरती पर सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। बीच में ऐसा भी हुआ है कि 2-2 दिन बिना कुछ खाए गुजारा हूँ, बिना नहाए, बिना वॉशरूम गए, बिना सोए, खुले आसमान में रात गुजारना पड़ा है। सबको अच्छा लगता है अपने घर में रहना, इस ठंड में, इस सर्द रात में अपने घर में रहना, कंबल में रहना, गर्म गर्म पराठे खाना, सबको अच्छा लगता है। जब सर्द रात में ठिठुर रहा होता हूँ, और केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, तो उम्मीद फाजली का एक शेर याद आता है कि ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अगर अपने शहर में होते तो घर गए होते। ये शेर बहुत याद आ रहा था, कल भी मुझे, परसों भी। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इस पर आते हैं। देखिए, आंदोलन ये इतना बड़ा हो जाएगा ये हम लोगों को भी पता नहीं था। रोहित सर ने इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया। रोहित सर के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के लिए वो अजीज़ हैं, हर दिल अजीज़ हैं, हमारे लिए भी अजीज़ हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ी चालाकी के साथ उन पर एफआईआर किया और रात में एक क्रिमिनल की तरह उनको उठाया गया। ये सब बात आप लोग जानते हैं। और उसके बाद जो बेल दिया गया उनको, बेल में ऐसी ऐसी शर्तें थोप दी गई ताकि वो आंदोलन से बाहर हो जाए। लेकिन आंदोलन से वो फिज़िकली बाहर हैं, उनका दिल आज भी आंदोलन में जुड़ा हुआ है, और सामने न आकर के पीछे से आंदोलन के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो आज भी कर रहे हैं, आज भी बहुत सक्रिय हैं। अरे भाई, आंदोलन करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना सरकार में, सरकार के समक्ष, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के समक्ष, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 19 के तहत। इसको कोई कैसे हमसे छीन सकता है? आप कंडीशन हम पर लगा करके इसको थोड़ी छीन सकते हैं। तो फिर उसके बाद 2 जनवरी से आंदोलन का केंद्र जो है बदल गया था। आप लोगों को पता है, गांधी मैदान में आंदोलन चल रहा था। प्रशांत किशोर सर हम लोगों के समर्थन में आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम लोग तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बुला रहे थे, क्योंकि आंदोलन को बड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों का समर्थन लेना पड़ता है। हमारे अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े, हमारे जो मेंटोर है, गाइड हैं, टीचर हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आए, पप्पू यादव जी आए, आरजेडी के कुछ नेता आए। हम लोगों ने किसी को भगाया नहीं और किसी को बुलाया भी नहीं। जो लोग स्वेच्छा से हमारे साथ आए उन सब का हम लोगों ने स्वागत किया। इसमें क्या बुरा है? लेकिन बाकी लोग एक रस्म अदायगी की तरह आते थे, चले जाते थे। लेकिन प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हुए जो हमारे साथ बैठे और हर मोर्चे पर हमारी मदद की उन्होंने। आज भी कर रहे हैं, आज भी उनका अनशन जारी है। मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है और वहीं से अनशन जारी किए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया उनसे मेदांता हॉस्पिटल में जाकर के कि सर, आपके स्वास्थ्य को लेकर के हमें बहुत चिंता हो रही है, आप अनशन खत्म कर दीजिए। अनशन संवेदनशील सरकार के लिए होता है, ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। आप मर भी जाएंगे तो इसको नेचुरल डेथ बताया जाएगा, इसलिए सर आप अनशन खत्म करिए। लेकिन वो नहीं बात मान रहे हैं, आज भी अनशन उनका जारी है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये आंदोलन खत्म हो गया? तो बिल्कुल भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। कल भी पटना में हम लोगों ने, जहाँ भी स्टूडेंट का इलाका है, जगह का नाम लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, वहाँ एक एक लाइब्रेरी में, एक एक कोचिंग में घूम घूम करके और मोबिलाइजेशन का काम हम लोगों ने किया है। सारे लाइब्रेरी वालों ने, सारे कोचिंग वालों ने आश्वस्त किया है कि जिस दिन आंदोलन का कॉल दिया जाएगा उस दिन हम लोग लाइब्रेरी और कोचिंग बंद रखेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों के भीतर ही हम लोग फिर से कहीं पर इकट्ठा होंगे। कम से कम 1 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ने का टारगेट है। दिन को लेकर के किस दिन ये ऐसा होगा, अभी थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूज़न है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही डेट डिसाइड हो जाएगा उसकी सूचना आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है शिक्षा सत्याग्रह नाम से, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ऑफिशियल जानकारी है उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही दी जाएगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं कि अब ये इसमें बहुत समय है, मतलब 1 से 2 दिनों में ही कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस को अगर लगता है और चेयरमैन को लगता है कि कुछ लोगों पर एफआईआर करके, रोहित सर के ऊपर एफआईआर हुआ, उनको जेल भेज दिया गया, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, हमारे साथ जो मित्र हैं एक और,
उनके उनके ऊपर एफआईआर हुआ है और कई मित्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है। इसके बावजूद हम लोग डरे नहीं हैं, उसी पटना की गलियों में घूम रहे हैं। पुलिस को अरेस्ट करना है कर ले, पुलिस को उठाना है उठा ले, जेल भेजना है भेज दे, लेकिन हम लोग एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं। लोकतंत्र में अगर हम अपनी बात नहीं उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो फिर एक काहे का लोकतंत्र। और अगर इस सरकार को, इस चेयरमैन को इतना अहंकार हो गया है, तो इस अहंकार को अब तोड़ के ही दम लेंगे, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और साथियों, आप लोगों को बता दें कि ये हम नहीं, मीडिया में ये बात चल रहा है, मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जेपी आंदोलन के बाद सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन बिहार में हुआ है। इससे पहले निश्चित रूप से अनेक आंदोलन हुए हैं छात्रों का, लेकिन ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बना, और इसके बाद भी आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। तो अगर इस बार हम लोग खाली हाथ पटना से लौट गए तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, आगे आने वाले वर्षों में कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसके साथ कितना भी बड़ा इनजस्टिस हो जाए, आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए इस बार साथ आइए। शायद अभी उतनी भीड़ हमारे साथ नहीं आ पाई है जितनी भीड़ की ज़रूरत है इस बहरी सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो 1 लाख लोगों को कम से कम जोड़ने का हम लोगों ने टारगेट रखा है। अगले 1 से 2 दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा जो अगला नेक्स्ट जो छात्र संसद होने वाला है, उसमें हमने 11 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहले जो मांग थी री एग्ज़ाम अभी भी है। हमारी जो पहली डिमांड है वो री एग्ज़ाम का ही है, लेकिन हमने अलग अलग एग्जाम में जितने भी इशूज़ हैं उन सबको अब इसमें शामिल कर लिया है और एक एक डिमांड को मनवा के रहेंगे। 11 का 11 सरकार को मानना ही पड़ेगा, इसमें से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। वो 11 मांगे क्या क्या हैं? तो पहली तो यही कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर पुनर्परीक्षा कराई जाए। पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम। दूसरा है 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये तो सरकार ने वादा किया था भाई, तो आप वादा निभाइए। जो लोग बेरोजगार हैं इस आयु वर्ग के, उनको आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। तीसरा, पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच कर दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में जो जितनी भी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर पेपर लीक हुआ, सरकार ने उसमें क्या कार्रवाई की। 67वीं बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, आखिर किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई, सरकार को बताना चाहिए था। री एग्जाम हुआ था 67वीं में, TRE 3 का पेपर लीक हुआ, अभी 1 दिसंबर को CHO का पेपर लीक हुआ, तो ये सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था और घोटाले की बात सामने आई। तो इन तमाम लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई जो लोग इसमें शामिल थे। सरकार को एक व्हाइट पेपर लेकर के आना चाहिए। चौथा, लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अभी एक नई IPS आई हैं पटना में, स्वीटी शेरावत। इनको स्वाभाविक है कि नया अभी पावर मिला है, बड़ी चस्का लगा हुआ है इनको लाठी चलवाने का, लेकिन इनको आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये बिहार की धरती है। यहाँ आप इस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाएंगी तो बड़ा भारी पड़ने वाला है। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होने वाली है कि शायद अब ये लाठी चलवाने की बात भूल ही जाएंगे। आगे आने वाले समय में किसी भी अब आंदोलन में ये लाठी चलाने का आदेश तो कम से कम नहीं ही देंगी। हम लोग इनके ऊपर लगे हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में आप देखिए कि क्या होता है इनके ऊपर। 5वीं जो डिमांड है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। भाई, हमें पूरा भारत एक ही है, लेकिन आप देखेंगे कि हर स्टेट अपने यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी नीति बना करके रखा है जिससे बाहर वाले स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। आप हर जगह हर स्टेट में ये देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं लैंग्वेज का बैरियर लगा रखा है, कहीं वो अपने उनका स्टेट का जो जैसे झारखंड में आप देखेंगे तो वहाँ झारखंड स्पेशल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, मेंस में भी PT में भी। तो जो बच्चे बाहर से जाते हैं उनके लिए उस पेपर को क्वालिफाई करना बड़ी मुश्किल होता है। हर स्टेट में लगभग कुछ ना कुछ ऐसा करके रखा है। बिहार में ऐसा नहीं है, पूरा दरवाज़ा आपने खोल रखा है। तो या तो किसी स्टेट में ऐसा कोई बैरियर न रहे या सब जगह बैरियर रहे, बिहार ही एक्सेप्शन क्यों है? भाई, बिहार के लोग बाहर जाकर के मजदूरी करें, सर पे टोकरी ढोए, सर पे ईंटा ढोए, और बाहर के लोग आके बिहार में ऑफिसर बन जाएं और फिर यहीं रह करके यहीं कमाना है, यहीं खाना है और इसी बिहार का मजाक उड़ाना है, बिहारियों का मजाक उड़ाना है। तो ये अब नहीं चलेगा। आपको कम से कम कुछ परसेंटेज सीटें जो हैं, हम लोगों ने कहा है कि 2/3 कम से कम सीटें बिहारियों के लिए रिजर्व कर दीजिए। आप डोमिसाइल नीति लेकर के आइए। जो 6ठी डिमांड है, छात्रों के हितों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय छात्र आयोग बनाया जाए जो छात्रों के हितों की देखरेख करेगा। 7वीं जो डिमांड है, BPSC और अन्य परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र का निर्धारण अभ्यर्थियों की दी हुई वरीयता के अनुसार सबसे नज़दीकी केंद्र पर किया जाए। ये बिल्कुल ठीक है। आप एग्जामिनेशन सेंटर
इतना दूर दूर दे देते हैं कि बिहार मतलब एस्पिरेंट को एग्ज़ाम देने के लिए एक प्रकार से पूरे बिहार का भ्रमण करना पड़ता है। 2-2 दिन जग करके लोग सफ़र करके और पहुँचते हैं। वो क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे? पूरी रात सोया नहीं है एस्पिरेंट, जहाँ गया है वहाँ होटल नहीं मिला, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं मिला ढंग का, वो क्या एग्ज़ाम दे पाएगा? अगर आप अगल बगल के ज़िलों में दे देंगे, इससे पहले होता था, अतुल प्रसाद सर के समय में अपने डिवीज़न में दिया जाता था। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई पटना का है तो उसको आप अगल बगल के ज़िलों में दे दीजिए। अब उसको, अब ऐसा नहीं कि पटना का कोई आदमी है उसको आप औरंगाबाद भेज दिए, उसको कटिहार भेज दिए, उसको पूर्णिया भेज दिए, उसको बेतिया भेज दिए, बक्सर दे दीजिए, अगल बगल के बेगूसराय दे दीजिए। तो ये हमारी अगली डिमांड। और 8वीं डिमांड, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, अन्य परीक्षाओं में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहाँ कार्बन कॉपी दी जाती है ओएमआर शीट की। बिहार में ऐसा क्यों नहीं? बिहार में भी इसको लागू किया जाए। 9वीं डिमांड है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और अन्य परीक्षाओं में उत्तर कुंजी और परिणाम शीट सार्वजनिक किया जाए। भाई ऐसा होना चाहिए, जो आप रिजल्ट जारी करते हैं और जो आंसर की देते हैं तो उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? सब एग्जाम में ऐसा करिए ना, इन एग्जामों में ऐसा नहीं किया जाता है। 10वीं जो डिमांड है कि मेंस में चयनित और असफल सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिका पारदर्शिता के साथ जारी किया जाए और तथा बीपीएससी टीआरई की प्रतीक्षा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित की जाए। हम अगर मेंस हमने दिया है तो हम सफल हैं असफल हैं, हमारी जो कॉपी है उसको आप पब्लिक करिए। ठीक है, आरटीआई डालने से मिल जाता है शायद, लेकिन आप उसको पब्लिक कर दीजिए ना, वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, कोई डाउनलोड करके उसको देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़रूरी है। और टीआरई में बताया छात्रों ने कि वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, तो वेटिंग लिस्ट होना चाहिए ना, कि अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो जो सीटें खाली रह जा रही हैं, आप वेटिंग लिस्ट वालों से उसको फिर भर लीजिए। 11वीं और अंतिम डिमांड है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा समय पर कराई जाए और सभी कोर्स के शैक्षणिक सत्र निर्धारित समय से पूरे कराए जाएं। ये भी एक डिमांड है यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए। बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन मालूम चला 5 साल में पूरा होता है, 2 साल का पीजी 4 साल में पूरा होता है। तो हमारी एक डिमांड ये भी है। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत समय इसमें नहीं, अगले 1 से 2 दिनों में ही ये होने वाला है। अभी डेट को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं डेट डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों से मुखातिब होने का मतलब ये है कि आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, किसी भी बीपीएससी की कर रहे हो, ये छात्रों की अपनी एक बिरादरी है। छात्र अलग अलग नहीं है। आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन छात्र अलग नहीं है। आज बीपीएससी वालों के साथ समस्या है, कल को किसी और के साथ होती है, परसों किसी और के साथ। हर एग्जाम में समय समय पर इस प्रकार की समस्याएं सामने आती रहती हैं। तो इस बार इसको जड़ से खत्म कर देना है। सारे लोग एक साथ आ जाइए और इस बार इसको जड़ से खत्म कर देना है, ताकि आगे ऐसा करने से पहले कोई भी भ्रष्ट ऑफिसर 10 बार सोचे। आखिर जिस चेयरमैन के ऊपर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, इसको कैसे बना दिया गया बीपीएससी का चेयरमैन? तो ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये री एग्जाम कराना सरकार के लिए बहुत छोटी बात है, 2 कौड़ी की बात है। अगर कुछ इसमें घपला घोटाला नहीं हुआ होता तो सरकार कब का री एग्जाम करा दी होती। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अगर सरकार जिद पर अड़ी हुई है कि री एग्जाम नहीं कराएंगे, इसका मतलब है कि सारी सीटें बिक चुकी हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बात सही है कि सीटें बिक चुकी हैं, बस कुछ लोगों को टॉपर बना दिया जाएगा, कुछ लोगों को मेरिट से ले लिया जाएगा और मैक्सिमम सीटें घपला घोटाला के माध्यम से भरी जाएंगी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी। तो इसलिए अगर आप 28-30 की एज में भी हैं तो मान लीजिए कि बीपीएससी आपका आखिरी इसलिए क्योंकि 2000 प्लस सीटें दी गई हैं। अगले 5 सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो अगर आप 30 की एज में भी हैं तो आप मान लीजिए कि आपके लिए भी आखिरी ही है। 200 एसडीएम की सीटें, 136 डीवाईएसपी की सीटें, इतनी ज़्यादा वैकेंसी फिर आने वाली नहीं है। तो दोस्त, इस बार इस एग्ज़ाम का पारदर्शी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए री एग्ज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। 4 जनवरी को किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों ने देख लिया है। आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होगा कि 7 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल गया है 4 जनवरी वालों को। तो ये तो घोर इनजस्टिस हुआ है ना। तो री एग्ज़ाम करवाने के लिए कम से कम 1 लाख लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और फिर उसी समय हम लोग कॉल लेंगे कि इस 1 लाख की भीड़ को लेकर के कहाँ चलना है। तो आप लोग अपडेटेड रहिए, जुड़े रहिए। शिक्षा सत्याग्रह नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए और जो भी अपडेट होगा उस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर आप लोगों के साथ अब कोशिश करूंगा कि कम से कम एक वीडियो रोज़ लेकर के आऊँ, अगर समय मिलता है तो, ग्राउंड वर्क से। फिर मिलेंगे। जय हिंद।